नमस्कार आप सभी को। आज का सेशन हम एक फोकस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से शुरू कर रहे हैं और आज का पहला टॉपिक जहां से हम शुरू कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स और इसका मेन फोकस है नेट जेआरएफ प्रिपरेशन के लिए। ये दोनों सब्जेक्ट मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स नेट जेआरएफ के सिलेबस के मेन एरियाज हैं और आज हम इनके थ्योरेटिकल फाउंडेशंस, प्रैक्टिकल लिंकेज और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान देंगे ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, इज दैट क्लियर? दूसरी बात यह है कि मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कैसे काम करते हैं और इकोनॉमिक्स के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर रिसोर्स अलोकेशन, डिसीजन मेकिंग और मार्केट बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, ये लेक्चर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन भी देगा। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं नेट जेआरएफ फोकस्ड जर्नी और हम प्रॉमिस करते हैं कि वी आर स्टार्टिंग टू रीच समवेयर। गोल्स क्या है हमारा? गोल हमारा है नेट जेआरएफ और कोई गोल नहीं, यही गोल है। प्रिपेयर कौन से एग्जाम के लिए कर रहे हैं हम यहाँ से? तो प्रिपेयर हम कर रहे हैं 2026 जून के लिए। क्लियर? और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अंशुमान यादव है और फिलहाल के लिए इतना काफी है। इन फ्यूचर हम और भी बातें करेंगे और भी डिस्कशंस होंगे तो मेरे बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात है, मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब लोग और रिसोर्स मिलके काम करते हैं और किसी गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, तब मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स और बड़े होते जा रहे हैं और हो रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। मैनेजमेंट का मेन काम होता है रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना ताकि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफिशिएंसी के साथ अचीव किए जा सके। अब सिंपल शब्दों में मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां लोग मिलकर काम करते हैं और गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करते हैं। डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन हमारा है, मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस एसेंशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और नॉन बिजनेस अलाइक। कहीं भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हमको जरूरत पड़ने वाली है मैनेजमेंट की। अब बात है कोर आइडिया की कि मैनेजमेंट का जो कोर आइडिया है वो क्या है? इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स efficiently and effectively. Efficiency within the time frame. Is that clear? Within the time frame. Or effectively with
मिनिमम रिसोर्सेज। क्लियर? अब इंपॉर्टेंस क्या है? तो मैनेजमेंट इज वाइटल फॉर द सक्सेस इन कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन लगातार बड़े होते चले जा रहे हैं। सेकंड है टू इंश्योर ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी तरह के रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन हो चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनका सही इस्तेमाल, सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए। फैसिलिटेट्स गोल अलाइन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के बीच में उस तालमेल को बिठा के रखना और दोनों के गोल्स को अचीव करना। अब की रोल, मैनेजमेंट का की रोल क्या है? क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट वेयर पीपल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स शेयर ऑब्जेक्टिव्स। इज दैट क्लियर? So let's go forward. Next is प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का प्रोसेस चार मेन फंक्शन से मिलकर बनता है। सबसे पहला है आपका प्लानिंग, जिसमें हम गोल सेट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन तक पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या होगा। इसमें करेंट सिचुएशन को समझना और फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजी बनाना शामिल होता है। उसके बाद होता है आपका दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग जिसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्स को अरेंज करते हैं, जैसे कि लोग, पैसा, मटेरियल। इस स्टेज में हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और रोल्स असाइन करते हैं। तीसरा फंक्शन है लीडिंग। अब लीडिंग के दौरान हम क्या करेंगे? लीडिंग के दौरान हम करते हैं क्या? लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और टीम के साथ मिलके काम करते हुए ताकि ऑब्जेक्टिव जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके, हम काम करते हैं। कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन जारी रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग, जिसमें हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। क्या करते हैं? परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट से, और अगर जरूरत हो तो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। क्या कंट्रोलिंग में क्या क्या शामिल है? जो आउटपुट है उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था उसके साथ करते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ कंपेयर कर लेते हैं और अगर लगता है कि कोई भी करेक्टिव मेजर लेने की जरूरत है तो हम वो लेते हैं और डिसीजन मेकिंग। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी का कोई डाउट? लेट्स गो फॉरवर्ड। मैनेजमेंट के कुछ खास फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जब हम, वो क्या है? तो पहला है कि जो मैनेजमेंट है वो कैसा? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजर का काम कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि कंट्रोलिंग खत्म होती है, प्लानिंग दोबारा शुरू हो जाती है। फिर दूसरा काम क्या है? मैनेजमेंट इज द सोशल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? सोशल प्रोसेस है। इसमें ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व होते हैं, लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन जरूरी होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सोशल प्रोसेस कहते हैं। तीसरा तीसरा है आपका मैनेजमेंट इज अ इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। इसका मतलब है कि इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें आपकी प्लानिंग शामिल है, ऑर्गेनाइजिंग शामिल है, लीडिंग शामिल है, कंट्रोलिंग शामिल है। सब एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि गोल्स अचीव हो सके। चौथा है आपका मैनेजमेंट इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। कैसा है? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। एक मैनेजर एक ही टाइम पर मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे प्लानिंग और लीडिंग एक साथ करना। क्या क्या करना?
प्लानिंग भी कर रहा है, लीडिंग भी कर रहा है। अब आखिरी और पांचवा हमारा फंक्शन है और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल। चाहे बिजनेस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, एनजीओ हो, जहां भी हो, ये हर जगह काम करते हैं। क्या करते हैं ये? हर जगह काम करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है और यूनिवर्सल प्रोसेस है। सब जगह मिलेगा। इज दैट क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब बात है 7M। एक फ्रेमवर्क है, 7Ms की बात कर रहे हैं अभी हम। ये 7Ms एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करना होता है। मैन, सबसे पहले की बात कर ले हम, तो पहला है मैन। क्या है पहला? मैन है। पहला एसेट है आपका मैन। मैन मतलब क्या है? लोग जो काम करते हैं, उनका स्किल, एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? एसेट होता है। दूसरा refers to the human resource and personnel, including all labor, skills, expertise. Effective management begins with recruiting, training, motivating people. Now comes the money. मनी वो फाइनेंशियल रिसोर्स है जो ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो समझ लेते हैं। द फाइनेंशियल कैपिटल रिक्वायर्स, क्या रिक्वायरमेंट है? Financial capital is required for day-to-day operation, long-term investment, operational sustainability, and budgeting and financial control are critical. कुछ भी करना हो, मनी तो चाहिए। सेकेंड ना, थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड है मटेरियल। मटेरियल वो रॉ इनपुट है जो प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, मटेरियल क्या है? वो रॉ प्रोडक्ट है, वो गुड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सप्लाईज हैं जिनका यूज करके हम किसी प्रोडक्शन या सर्विस प्रोसेस को जन्म देंगे। प्रॉपर इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशन। मटेरियल्स में ही आपका क्या आता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी वही आता है। अब बात आती है आपकी नेक्स्ट, मशीनरी में टूल्स और टेक्नोलॉजी आते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। तो इक्विपमेंट, टूल्स, टेक्नोलॉजी यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर called machineries. This includes both physical machines and digital systems. Is that clear? So let's go forward for the methods. Methods वो तरीके हैं जिनके थ्रू काम होता है। स्टैंडर्ड, प्रोसीजर और सिस्टम जो इफिशियंसी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? इफिशियंसी बढ़ाते हैं। The process, system, procedure, and techniques that guide how work is performed. Standardization and innovation is method to improve efficiency and quality. Next, मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग का मतलब है बिजनेस के रिसोर्स को मार्केटिंग एक्टिविटीज में अलोकेट करना। मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है मार्केटिंग फंड्स के साथ फंड्स का सही यूज करना, जैसे एडवर्टाइजिंग, प्रोमोटिंग, कस्टमर आउटरीच, कस्टमर का पता करना, मार्केट ट्रेंड का पता करना। ये सब किस में शामिल है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग मार्केट रिसोर्सेज टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द मार्केटिंग एक्टिविटीज। So the marketing manager is responsible for directing expenses of marketing funds. Now we are coming to the management. अब मैनेजमेंट समझ लेते हैं। और मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होता है। सब एम्स को कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है? जितने भी एम पीछे है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मेथड, मार्केटिंग, इन सबको क्या करता है? मैनेजमेंट ही कोऑर्डिनेट करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग के थ्रू। किसके थ्रू? पीओएलसी के थ्रू। किसके थ्रू? पीओएलसी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोल
फिर दोबारा शुरू होता है, फिर क्या शुरू होता है, फिर से प्लानिंग आ जाता है। तो ये एक घेरे में काम करता है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। यहां से आपका, इसे अगर मैं प्लानिंग मान लूं, तो ये कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस बन जाएगा। फिर ऑर्गेनाइज करूंगा, फिर क्या करूंगा मैं, फिर मैं लीड करूंगा, और फिर क्या करूंगा मैं, फिर मैं कंट्रोल करूंगा। और अब जो डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी मैं डिसीजन लूंगा, फिर दोबारा प्लान करूंगा, और फिर दोबारा वही प्रोसेस जारी रहेगा। इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजर का काम कभी भी खत्म नहीं होता है। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब किसकी बात करनी है, अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे कि मैनेजमेंट की अप्रोचेज क्या क्या है। तो की थ्योरीज ऑफ क्लासिकल अप्रोच, सबसे पहले हम जिसकी बात करें वो होगा क्लासिकल अप्रोच। कौन सा अप्रोच होगा, क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच। अब जो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट है, उसमें कितनी थ्योरीज है, आपकी 3 थ्योरीज है। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर आता है आपका ब्यूरोक्रेटिक। साइंटिफिक मैनेजमेंट को का जो आइडिया है कि जो थ्योरी है वो किसने दी, तो वो थ्योरी दी है एफ डब्ल्यू टेलर ने। कब दी, तो 1910 में दी। फोकस ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टास्क टू इंप्रूव इफिशियंसी। और की आइडियाज क्या है, सेलेक्ट वर्कर बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशंस, प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग, create a mental evolution between workers and management, use time and motion studies to optimize work। हम इसे और डिटेल में अभी करेंगे आगे चल के। ओके, तो अभी हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में समझ लिया है। अब हम आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच पे। तो हेनरी फ्योल ने 1925 के आसपास इसे डेवलप किया। लगभग 15 साल बाद, साइंटिफिक मैनेजमेंट जब एफ डब्ल्यू टेलर का चल गया था उसके 15 साल बाद उन्होंने ये दिया। इस थ्योरी में मैनेजमेंट को एक प्रोसेस माना गया, और वो प्रोसेस क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। बात की जाती थी क्लियर अथॉरिटी की और फॉर्मल स्ट्रक्चर, इन दोनों चीजों की, कि एक क्लियर अथॉरिटी और फॉर्मल स्ट्रक्चर हो। इसके 2 की एलिमेंट ये है। अब आता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जिसकी हम बात करने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। तो ब्यूरोक्रेटिक की बात है, तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट दिया मैक्स वेबर ने। इसमें फॉर्मल हायरार्की, रूल बेस्ड सिस्टम और इम्पर्सनलिटी पे फोकस किया गया। स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के साथ स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी को अचीव किए जाने की बात हुई। यह अप्रोच प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन को प्रमोट करती है। ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड। अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक क्लासिकल अप्रोच है जो एफ डब्ल्यू टेलर ने 1910 में डेवलप किया था। इसका मेन फोकस है कि साइंटिफिकली स्टडी करके इफिशियंसी को बढ़ाया जाए। क्या किया जाए, साइंटिफिकली स्टडी किया जाए और इफिशियंसी को बढ़ाया जाए। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। तो ये समझ में आ गया। और एफ डब्ल्यू टेलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। की प्रिंसिपल्स क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन की बात हुई। किसकी बात की, टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन की बात की, जिसमें मैनेजमेंट और वर्कर्स एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वर्कर भी रिलेट कर पा रहा हो उसको। इस अप्रोच के मुताबिक वर्कर्स को साइंटिफिक बेसिस पर सेलेक्ट करना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स के बेसिस पर सेलेक्ट करना चाहिए, और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली कर सके। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो सिलेक्शन हो वो साइंटिफिक सिलेक्शन हो।
जो स्किल है उसके बेस पर सिलेक्शन हो। प्लानिंग के बारे में उन्होंने कहा कि मैनेजर प्लान द वर्क, वर्कर्स एग्जीक्यूट इट। मैनेजर, व्हाट डज द मैनेजर डू? प्लानिंग कौन करेगा? मैनेजर करेगा। टेलर ने प्लानिंग और डूइंग को अलग अलग किया। मैनेजर का काम प्लानिंग का था और वर्कर्स का काम एग्जीक्यूशन का था। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के थ्रू वर्कर्स को उनके आउटपुट के बेसिस पर पे किया जाता है। जो ज्यादा एफिशिएंट है उसे क्या किया जाता है? ज्यादा कंपेंसेशन मिलता है। जितना काम उतना पैसा। फिर आती है आपकी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का एम है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना। क्या करना? टाइम फिक्स कर देना कि ये टास्क है, ये 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मोशन का एम था अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना, ताकि टाइम और मटेरियल की वेस्टेज ना हो। वेस्टेज से बचने के लिए क्या किया गया? वेस्टेज से बचने के लिए टाइम मोशन स्टडी किया गया। और मोशन स्टडी से अब बात आती है सुपरविजन और कोऑपरेशन की। किसकी बात आती है? तो टेलर ने सुपरविजन और कोऑपरेशन पे भी फोकस किया और मैनेजमेंट और वर्कर्स को मिलके काम करने के लिए उनका आइडिया प्रोत्साहित करता है। उनका आइडिया है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिलके काम करें। और उन्होंने ये भी कहा कि वर्कर्स को मल्टी स्किलिंग के थ्रू, कैसे? मल्टी स्किलिंग के थ्रू ट्रेन करना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइप का काम इफिशिएंटली कर सके। इज दैट क्लियर? ये आइडिया है किसका? एफ.डब्ल्यू. टेलर का 1910। मैं एक बार यहाँ नोट कर देता हूँ। एफ.डब्ल्यू. हालांकि नीचे लिखा हुआ है डिटेल्स में 1910। इज दैट क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स गो फॉरवर्ड। अब बात है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच की, या अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच हेनरी फ्योल ने डेवलप किया था, जो एक क्लासिकल थिंकर थे। कैसे थिंकर थे? उनको किस जगह रखा जाएगा? तो क्लासिकल थिंकर थे। उन्होंने मैनेजमेंट को एक अलग डिसिप्लिन के रूप में डिफाइन किया, जो अकाउंटिंग या इंजीनियरिंग से अलग था। तो जो फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहे जाते हैं, फॉर्मल मैनेजमेंट, वो हेनरी फ्योल है। फ्योल के मुताबिक मैनेजर्स पांच फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से 5 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कौन कौन से 5 फंक्शंस हैं जिन्हें वो परफॉर्म करते हैं? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये फंक्शंस मैनेजमेंट को यूनिक बनाते हैं। क्या करते हैं ये फंक्शंस? ये 5 फंक्शंस मैनेजमेंट को दूसरी चीजों से अलग बनाते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह फ्योल भी ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लोज सिस्टम के रूप में देखते थे। कैसे देखते थे? वो मानते थे कि इसका जिसमें फोकस इंटरनल स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन पे रखा जाता था। ये कहा जाता था कि इसका बाहरी जो मैटर है उससे बहुत ज्यादा कुछ संबंध नहीं। उनका अप्रोच हायर लेवल मैनेजर के लिए था, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, जो गाइडलाइंस की तरह आज भी काम करते हैं। ठीक है। तो वो आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ दिए हैं। पहला आपका है डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है? स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है, ऐसा माना उन्होंने कि अगर स्पेशलाइज्ड कर देंगे हम काम को, एक आदमी जो काम कर सकता है हम उससे वही काम करवाएंगे तो सही कर पाएगा। फिर यूनिटी ऑफ कमांड में वो आ गए। यूनिटी ऑफ कमांड पर उन्होंने क्या कहा? और डिसिप्लिन के बारे में, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी उन्होंने बात की।
उन्होंने कहा एम्प्लॉयज को सिर्फ एक बॉस मिलना चाहिए, एक से ज्यादा बॉस होगा गड़बड़ होगी। स्केलर चेन, क्लियर हायरार्की होनी चाहिए कि कौन किसे क्या ऑर्डर्स देगा। इन सभी पॉइंट्स को हम अभी आगे चल के और डिस्कस करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। एस्पिरिट द कॉर्प्स, एक और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। उन्होंने कहा टीम स्पिरिट को प्रमोट किया जाना चाहिए। ये प्रिंसिपल आज भी मैनेजमेंट में एज इट इज प्रैक्टिस होता है और रिलीवेंट है। ठीक है, सो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब हेनरी के 14। अब बात है, मैंने क्या कहा अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो और हमने सारे पॉइंट्स तब डिस्कस नहीं किए क्योंकि मैंने कहा कि हम आगे चल के डिटेल में इसे डिस्कस करने वाले हैं। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है स्पेशलाइजेशन इंप्रूव्स इफिशियंसी। एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट है, शेफ कुक व्हाइल वेटर्स सर्व, ईच फोकस इज ऑन देयर एक्सपर्टीज। अगर मैं किसी शेफ से ये उम्मीद करूं कि वो जाके सर्व करने लगेगा, या किसी वेटर से ये उम्मीद करूं कि वो आज खाना बना देगा, दैट इज नॉट गोना वर्क। सीरियसली इट इज नॉट गोना वर्क। तो जिसका जो टास्क है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो धोंधाबाज। एकदम देसी एग्जांपल। लेट्स कम टू द authority and responsibility. Managers must have right to give orders and be accountable. कि जो हुआ है वो इस तरह होगा और जो हुआ है उसके लिए मैं responsible. I am taking the responsibility and I am planning and I will implement this plan, and after that I will lead, and after that I will again monitor and I will see that what to change so that this plan is gonna work. Let's understand the discipline. एक एग्जांपल उसका भी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का दे दूं। एक स्कूल प्रिंसिपल है जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो किसे क्या ड्यूटी असाइन करेगा, और वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, परफॉर्म के स्कूल के परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे भी डिवीजन ऑफ वर्क का बहुत ध्यान रखा जाएगा कि एक व्यक्ति है जो मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है, अभी मैं जाके उससे कहूं कि यू आर टू टीच द इंग्लिश लिटरेचर, हाउ बैड इज इट। अब बात आती है डिसिप्लिन। Respect the rules and agreement is essential. Employees arriving on the time and following the company policy. ठीक, समझे कैसे? स्कूल की टाइमिंग है 10:30 की और स्टाफ आ रहा है 12:30 पे। Does it gonna work? No, it's not gonna work. अब बात है यूनिटी ऑफ कमांड की। तो ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, प्रिंसिपल। एक एग्जांपल है, प्रिंसिपल ही टीचर को क्या करे, ऑर्डर करे। ऐसा नहीं है कि एक सीनियर टीचर है वो भी ऑर्डर कर रहा है, एक इन्फ्लुएंशियल टीचर है वो भी ऑर्डर कर रहा है, सब एक ही टीचर को ऑर्डर कर रहे हैं, क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। एक और एग्जांपल है, अ स्टूडेंट शुड फॉलो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन क्लास टीचर, नॉट मल्टीपल एट वंस। क्लास टीचर भी एक इसी का एग्जांपल। इसीलिए क्लास टीचर बनाया जाता है कि फर्स्ट पीरियड में जो आया वो आपका क्लास टीचर है, या फिफ्थ पीरियड में आया वो आपका क्लास टीचर है। इस तरीके से हम करते थे ना। अब बात आती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर। फाइनेंस की जो फाइनेंस का जो भी काम है वो मैनेजर ऑफ फाइनेंस को संभालना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एचआर वाले को फाइनेंस में डाल दिया जाए। और फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम है वो कौन करे, फाइनेंस वाला मैनेजर करे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है वो कौन करे, एचआरएम वाला करे। दैट इज द थिंग। ऐसा ना हो कि आधे काम मैं फाइनेंस वाले को एचआरएम का एक काम पकड़ा दूं, एचआरएम वाले को फाइनेंस का एक काम पकड़ा दूं। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। लेट्स अंडरस्टैंड, ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स फॉर अ प्रोडक्ट्स आर हैंडल्ड बाय द मार्केटिंग हेड। मार्केटिंग का जितना काम है वो सारा का सारा मार्केटिंग हेड को पकड़ा दो, कर लेगा। बात है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मस्ट प्रिवेल ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर, आपके पर्सनल चॉइसेस के ऊपर कौन सी चीज रहनी चाहिए, वो है ऑर्गेनाइजेशनल
preferences. A employee postpones personal plans to meet a project deadline. एक प्रोजेक्ट है जो खत्म किया जाना है और विद इन 4 days खत्म किया जाना है, उसके लिए सारे एम्प्लॉयज अगर 30 मिनट्स डेली काम थोड़ा एक्स्ट्रा कर देंगे तो ये 5 दिन में खत्म हो जाएगा और कंपनी इस 30 मिनट का कंपनसेशन दे देगी इन एम्प्लॉयज को। तो क्या हो जाएगा, दोनों का बेनिफिट भी रहेगा, काम भी कंप्लीट हो जाएगा विद इन द टाइम। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू द रिम्यूनरेशन। फेयर कंपनसेशन मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। अब मान लीजिए मैंने 30 मिनट्स तो काम करवा लिया है एम्प्लॉयज और मैं इसका कोई कंपेंसेशन भी देने को तैयार नहीं हूं, मैं इन्हें थैंक्स तक नहीं कह रहा हूं एज अ मैनेजर, डज इट गोना वर्क? इट इज नॉट। ये तो काम खराब कर देगा। A company offers bonus for high performance. अगर इन्होंने हाई परफॉर्मेंस किया है, मान लीजिए इन्होंने 30 मिनट रोज काम किया और इन्होंने 5 दिन काम किया है, तो 53 या 150 मिनट जो बनता है आपका कितना, 2.5 आवर्स। और अगर 5 आवर्स की इसकी शिफ्ट थी तो इसने आधे दिन तो काम ऐसे ही एक्स्ट्रा कर दिया, इसका कंपेंसेशन तो उसे मिलना ही चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? लेट्स गो फॉरवर्ड। अब जो बाकी के 7 रह गए, उन 7 प्रिंसिपल्स रह गए 8 के बाद के, उनकी बात कर लेते हैं। तो लेट्स गो। सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग शुड बी बैलेंस्ड बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। जो डिसीजन मेकिंग का बैलेंस है वो सही होना चाहिए, ना पूरा कंट्रोल टॉप मैनेजमेंट के पास हो, ना सब कुछ लोअर लेवल पे हो। जैसे मैनेजर अपनी टीम से फीडबैक लेके फाइनल डिसीजन करता है, ये कैसा एग्जांपल है? ये एक सेंट्रलाइजेशन का एग्जांपल, फेडरल सिस्टम का एग्जांपल। अब बात है स्केलर चेन की। तो एक क्लियर हायरार्की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अ क्लियर हायरार्की हो जिसमें इंस्ट्रक्शन टॉप टू बॉटम स्मूथली फ्लो कर सके, जिसमें सीईओ से लेके मैनेजर, मैनेजर से टीम लीड और टीम लीड से एम्प्लॉय तक पूरी बात एक फ्लो में चल पाए। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब बात करते हैं हम ऑर्डर की। हर चीज अपनी जगह पे होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए, चाहे वो लोग हो या मटेरियल, कुछ भी हो। जैसे ऑफिस फाइल्स प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए, ठीक है। सारा मटेरियल, सारे सॉफ्टवेयर, सारे जो भी चीज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखती है, वो प्रॉपरली बैलेंस्ड ऑर्डर हो उसका एक। ऑफिस फाइल्स ऑर्गेनाइज इन लेबल्स एंड फोल्डर्स टू इजी एक्सेस। अब बात है इक्विटी की। तो सब एम्प्लॉयज के साथ फेयर और रेस्पेक्टफुल बिहेवियर हो। कैसा फेयर और रेस्पेक्टफुल बिहेवियर हो? जैसे प्रमोशन के चांसेस सबको इक्वली मिलते हैं, ठीक है। मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉयज फेयरली एंड काइंडली, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। अब बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की। जब जॉब सिक्योरिटी इंप्रूव्स एफिशिएंसी। अब लगातार आपका एम्प्लॉय जब एक डर में ही रहेगा, जब सिक्योरिटी से एम्प्लॉय को, जब जॉब सिक्योरिटी से क्या होता है, एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस आता है और वो इफिशिएंटली काम कर पाता है। जैसे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। अब मैं लगातार एक डर में ही बना रहा हूं कि मेरी कंपनी मुझे कल निकाल देगी, तो मेरी आधी एनर्जी तो दूसरी जॉब ढूंढने में चली जाएगी ना। अब बात आती है इनिशिएटिव की। एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव्स। जैसे अ टीम मेंबर सजेस्ट अ न्यू वे टू इंप्रूव कस्टमर सर्विस। क्या करता है? जैसे एक टीम मेंबर कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने का सजेशन देता है, तो अगर वो सजेशन अच्छा है तो मैनेजर को चाहिए कि वो उस पर माने। अब आता है स्पिरिट डे कॉर्प्स, promoting the team spirit and build harmony. वो कैसे? By celebrating team achievements boost morale and unity. टीम स्पिरिट प्रमोट करना चाहिए ताकि हार्मनी और यूनिटी बनी रहे। जैसे टीम अचीवमेंट सेलिब्रेट करना, मोरल को बूस्ट करना, करना, ये सब चीजें। नाउ वी कम्स टू
द नेक्स्ट। अब आता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, किसका? मैक्स वेबर का। यहीं लास्ट करेंगे इस क्लास को, और 40 मिनट्स भी लगभग कंप्लीट करने वाली है हमारी क्लास। अब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच मैक्स वेबर ने डेवलप किया। इसका मेन फोकस है फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को क्रिएट करना, जहां रूल्स, हायरार्की, डिसिप्लिन, क्या क्या हो, रूल्स हो, हायरार्की हो, डिसिप्लिन हो। ठीक है। अब फॉर्मल हायरार्की में क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। फॉर्मल हायरार्की यहाँ है आपकी। फॉर्मल हायरार्की का मतलब है एक क्लियर चेन ऑफ कमांड। हर एम्प्लॉय को पता होता है कि वो किसके अंडर काम करता है और किस लेवल तक अथॉरिटी है, ये क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है डिवीजन ऑफ लेबर की। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क एंड ईच एम्प्लॉय हैज क्लियरली डिफाइंड रोल। क्या डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू काम को छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड टास्क में डिवाइड किया जाता है। जैसे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर डायग्नोस करता है, नर्स केयर करती है, और एडमिन स्टाफ पेपर वर्क हैंडल करता है, इस तरीके से। अब बात आती है रूल्स और रेगुलेशन की। लेट्स अंडरस्टैंड। Operations are governed by a consistent set of written rules to ensure uniformity and discipline. Rules and regulation लिखित होते हैं और सबको यूनिफॉर्मली फॉलो करने पड़ते हैं। इससे फेयरनेस और डिसिप्लिन मेंटेन होता है। अब बात आती है इम्पर्सनलिटी की। इम्पर्सनलिटी का मतलब है कि डिसीजन जो है वो पर्सनल बायस के बिना लिया जाए, सिर्फ रूल्स और लॉजिक के बेसिस पर लिया जाए। किसी बायस की वजह से उस डिसीजन को न लिया जाए। डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉजिक, नॉट द पर्सनल प्रेफरेंस और रिलेशनशिप। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड क्वालिफिकेशन। तो हायरिंग और प्रमोशन सिर्फ मेरिट और परफॉर्मेंस के बेसिस पर होती है। कैसे होती है? ना कि पर्सनल कनेक्शन से। ऐसा नहीं है कि मेरे मैनेजर के साथ बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट हैं और मेरा प्रमोशन हुए चला जा रहा है। और अब आखिरी चीज आती है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग इंश्योर करता है कि हर बार डिसीजन डॉक्यूमेंट हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। बस इतनी सी बात है। ये मॉडल स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसेज और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है। आगे आपके डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है। फॉर्म दरअसल एक क्विज है, तो आप उसे अटेम्प्ट करिए, देख लीजिए। 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर पाते हैं। आज हमने जो पढ़ा है वो सब उसी से रिलेटेड है, कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं। तो थैंक यू वेरी मच that you came here and joined us today, and by tomorrow we will meet.